वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जैसा कि पता होगा आपको कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर लिया था गेहूं उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं उत्तरदायी होती हैं। उनमें हमने आपको बता दिया था कि जैसे वर्षा के गेहूं के लिए कैसी होनी चाहिए, मिट्टियां कैसी होनी चाहिए, आर्थिक दशाएं कैसी होनी चाहिए। लाइव क्लास में हमने चर्चा कर ली थी। एक्चुअली में लाइव क्लास ही होती आपकी ही 2:30 पर शुरू होनी थी, लेकिन एक्चुअली में हुआ कुछ टेक्निकल इशू, इसलिए जो है वीडियो अधिकतर आपकी अपलोड ही कर दूंगा। उसके बाद में ध्यान रखेंगे लाइव भी आता रहेंगे, तो 2:30 पर लाइव आएंगे। वैसे मंगलवार को जो है जियोग्राफी का आपका जो है टर्म आता है। तो विश्व में अगर बात करें हम गेहूं के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, तो उसमें हमने भौगोलिक दशाओं को देखा था, और जिसमें हमने बताया था कि ठंडी जलवायु में गेहूं पैदा किया जाता है। उसमें हमने तापमान बताया था, और तापमान में हमने बताया था कि जब शीतकाल में हो तो तापमान 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। हमने बताया था जब ग्रीष्म ऋतु हो तब उसमें 20 डिग्री से 26 साढ़े 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे। इसीलिए हमने बताया था कि 90 दिन कड़ी धूप इसको आवश्यक होती है गेहूं के पौधों को। इससे पहले हमने चावल को देखा था। इसी प्रकार से हमने जो मत्स्य पालन वगैरह सभी को देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज वह है कपास। अर्थात कपास से लेकर के लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई भी प्रश्न आपसे कपास को लेकर के पूछेगा कि कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां क्या होती हैं, या कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए तथा विश्व में उसके उत्पादन एवं वितरण की विवेचना कीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना पाया जाता है, जो है भारत में कैसा है, मिस्र में, चीन में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, पाकिस्तान में, या फिर अन्य देशों में। सॉरी। तो इन सभी देशों में कैसे कपास पाया जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कपास के प्रकार को हम देखेंगे। कुछ छोटे रेशे वाले कपास होते हैं, कुछ मध्यम रेशे वाले कपास होते हैं, कुछ लंबे रेशे वाले कपास होते हैं। इन सभी कपासों के बारे में चर्चा करेंगे। एक पीरू कपास होती है। इन सभी कपास के बारे में चर्चा करेंगे। कपास कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है इसको देखेंगे। साथ ही साथ 1994 का डाटा दिखाते हुए आपको जो सबसे लेटेस्ट डाटा आज का है उसको भी दिखाएंगे कि सन 1994 ईस्वी में कैसे ब्राज़ील जो था सबसे नंबर 1 पर था, आज इंडिया अपना सबसे नंबर 1 पर कैसे हो गया है। इन सभी मुद्दों को हम भी चर्चा करेंगे। तो अर्थात कपास से लेकर के अगर आपके एग्जाम में बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में आर्थिक भूगोल, जिसमें आप भूगोल बीए द्वितीय वर्ष में आप भूगोल लेते हो यानी कि जियोग्राफी लेते हो, तो जियोग्राफी में जो फर्स्ट पेपर होता है आपका वह आर्थिक भूगोल होता है, अर्थात इकोनॉमिक जियोग्राफी या इकोनॉमिकल जियोग्राफी। तो इसके लिए आप वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे पेपर 1 में पूछा जाता है, या प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, तो इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से करिएगा सभी मुद्दों को। आइए बात करते हैं कपास। कपास के लिए कृषि कैसी होती है, मतलब कपास की कृषि कैसे की जाती है, भौगोलिक परिस्थिति कौन कौन सी होती हैं, उत्पादन एवं वितरण कैसा है, मतलब कहाँ पे पाया जा रहा है, कहाँ कैसे कैसे उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, कपास के प्रकार कौन कौन से, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा देख लेते हैं। कपास जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक प्रकार से कैसी जो है फसल होती है। कपास जो होती है आपकी एक व्यावसायिक फसल होती है। तो व्यावसायिक फसल का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक फसल का मतलब यह होता है कि यह व्यवसाय के लिए उगाई जाती है, अर्थात जो है व्यवसाय मतलब कि व्यापार करने के लिए कपास बोई जाती है। कपास कोई खाने की वस्तु नहीं होती। अभी कपास के बारे में हम बताएंगे, कपास के पौधे की जो है तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कपास कैसे उगता है, कैसे कलर होता है उसका, सभी मुद्दों को हम दिखाएंगे। पिक्स के माध्यम से 3D पिक होगी, आराम से उसमें समझ में आएगा आपको। एकदम से पूरा बायो जो है एकदम से डिजिटलीकरण, जिस प्रकार से सोचते हैं डिजिटल चीज, वैसे डिजिटलीकरण से शिक्षा के माध्यम से हम आपको पढ़ा देंगे। तो कपास जो होती है एक व्यावसायिक फसल होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्राप्त रेशे उपयोग वस्त्र बनाने में किए जाते हैं। तो इनसे जो रेशा प्राप्त होता है, अब रेशा कई प्रकार का होता है। एक तो छोटे रेशे होते हैं, एक मध्यम रेशे और एक लंबे रेशे होते हैं। जो छोटे रेशे होते हैं ये भारत के कपास को कहे जाते हैं, अर्थात भारत में जो कपास की श्रेणी पाई जाती है उसमें छोटे रेशे वाले कपास पाए जाते हैं। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। चीन, भारत, ब्राजील, इन सभी देशों में जो है छोटे रेशे वाली कपास ही पाई जाती है। जो मध्यम रेशे वाली कपास होती है वह मिस्र में पाई जाती है। इसमें रेशे की लंबाई लगभग 2.5 से लेकर के 2 सही 3/4 सेंटीमीटर तक होती है। मिस्र, पेरू, दक्षिणी ब्राजील और पूर्वी अफ्रीका के देशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों में इस प्रकार के कपास की खेती हम देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ एक लंबे रेशे वाला जो कपास होता है, इसकी लंबाई जो होती है 6 सही 1/2 लगभग होती है, मतलब कि लगभग 7.5% के आसपास, सॉरी लगभग जो है 6.5 के आसपास होता है।
ध्यान रखिए लगभग 6.5 के आसपास। तो 6 से 1/2 मतलब 6.5 के आसपास जो सेंटीमीटर के लंबी जो है होती है इसके रेसे जो होते हैं। इसे जो है क्या कहा जाता है, सागर द्वीपीय कपास कहता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि सागर द्वीपीय कपास के नाम से कौन सी कपास जानी जाती है। तो लंबे रेसे वाली कपास को हम सागर द्वीपीय कपास के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम यह कपास जो थी या फ्लोरिडा के किनारे वाले जो द्वीप होते हैं वहीं पर पैदा की गई थी। अब इसे उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में आप देखने मतलब विभिन्न प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है इसकी खेती की जा रही है। तो 3 प्रकार के कपास आपने समझे। एक कपास और होता है आपका पीरू कपास। पीरू कपास जो होता है जंगलों के वृक्षों से प्राप्त की जाती है। इसका रेशा ऊन के समान होता है, बहुत ही मजबूत होता है, खुरदुरा होता है और जो है लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ये अभी हम कपास के प्रकार में हम भी बता देंगे, लेकिन वैसे हमने आ गई बात रेशे की, तो रेशे में हमने बता दिया कि कई रेशों के आधार पर ही कपास को हम बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं। बात करते हैं भौगोलिक अवस्थाएं की। भौगोलिक अवस्थाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो कोई भी आपसे कोई किसी भी भौगोलिक परिस्थितियां या पूछता है एग्जाम में आपसे आपसे पूछे कि भौगोलिक परिस्थितियों को बताइए, तो भौगोलिक परिस्थितियां मतलब उसमें आपका क्या आ जाएगा, भौगोलिक अवस्थाएं आ जाएंगी, तापमान आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगी और श्रम वगैरह ये सब आ जाएंगे आपके भौगोलिक कारक में। ओके, तो यह आपको पहले लिखना है। उसके बाद में कपास के बारे में आपको इसे कपास से पूछा है तो कपास के प्रकार को लिख देना है। उसके दीर्घ उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ, दीर्घ उत्तरीय में, और चाहे अब इससे अतिलघु उत्तरीय पूछा जाएगा तो कर लेंगे, बहुविकल्पीय पूछा जाएगा तो कर लेंगे, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा कपास से संबंधित तो आप कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को अभी अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। हर मंगलवार को 2 बजे मतलब 2-2:30 बजे के आसपास जो है लाइव आने का प्रयास रहता है। अगर लाइव नहीं हो पाता वीडियो तो उसके बाद में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं भौगोलिक अवस्थाओं की। तो कपास जो है कैसा पौधा, उपोष्ण कटिबंधीय पौधा। उपोष्ण मैं बार बार बताता हूँ, उपोष्ण मतलब गर्मी वाला पौधा है। तो उपोष्ण मतलब क्या होगा, गर्मी वाला पौधा। तो कपास क्या है, उपोष्ण कटिबंध का पौधा होता है। इसे भारत से अन्य देशों में लाया गया है, अर्थात यह भारत में नहीं पैदा हुआ शुरुआत में। इसकी जो बाहरी देशों से हमको कपास उत्पादन की विधि, कपास की जो है बीज मिले हैं, इसी कारण से भारत में उत्पत्ति कपास की नहीं हुई, अर्थात ये दूसरे देशों से हमारे देश में जो है अनुकरण के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसी कृषि मतलब इसकी कृषि मुख्यतः 40 अंश उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। तो इनके मध्य मतलब कि मान लेते हैं हमने आपको अक्षांशों को समझाया था आपसे और बताया था कि ये होती पृथ्वी। पृथ्वी में 0 डिग्री बीच में करते हैं तो इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अक्षांश वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को इस प्रकार से जो है लगभग की क्षैतिज दिशा में होती हैं। इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को अक्षांश कहते हैं। जो पृथ्वी पर ऐसे लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, मतलब लंबवत रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं, इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं मुख्यतः जो है समय निर्धारित करती हैं और ये रेखाएं आपका जलवायु निर्धारण करती हैं, जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और मैं बता दूं आपको, जो 40 डिग्री और 30 डिग्री क्या होता है। यही में मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश के लगभग जब हम उत्तरी, ये होता है आपका उत्तरी अक्षांश, ये होता है दक्षिणी अक्षांश। ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, समझिएगा बड़े ध्यान से। दक्षिणी अक्षांश में कहाँ तक बता रहा है कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। 30 डिग्री हम नीचे चले आएंगे, यहाँ तक 30 डिग्री लगभग ये पड़ेगा। 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं यहाँ तक 90 डिग्री हो जाता है, ऊपर 90 डिग्री हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 30 डिग्री यहाँ तक और उसके बाद में ऊपर जो उत्तरी अक्षांश होता है इसमें 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इन क्षेत्रों में जो होता है, इन क्षेत्रों में जो कपास पाया जाता है या पूर्ण मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर कपास की जो खेती होती है या पूर्ण मात्रा में मतलब इन क्षेत्रों में जो है कपास खूब मात्रा में पाया जाता है। अभी हम आगे चल करके मैप के माध्यम से समझेंगे कपास जो होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ध्यान रखें, कपास का जो एरिया होता है या यही होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी की जो एरिया है आपकी मैं बता दूं वो कहाँ कहाँ से मतलब देखते हैं, ये पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी में जो ये क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र के बीच में यहीं पर इस एरिया में जो है इस एरिया में केवल कपास पाया जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ यहाँ पर जो जो देश पड़ेंगे वहीं पर कपास अधिक मात्रा में होंगे। ये होगा, समझ में आई बात। तो उत्तरी अक्षांश समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा और समझते हैं मुद्दों को। चलिए, तो कपास 40 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। तापमान की देख लेते हैं कैसा होता है। तापमान कपास की उपज के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कपास के डोंडो जो होते, डोंड मतलब जो कली होती, समझते हैं कली जिसमें पुष्प लगते हैं, उसको खिलते समय मौसम जो होता है वह शुष्क तथा आकाश जो होता है उसको स्वच्छ होना चाहिए।
आकाश समझते हैं क्या होता है, मतलब जो बादल होता है उसमें मतलब जो आसमान होता है उसमें बादल नहीं होने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल मौसम एकदम से साफ होना चाहिए। कपास के लिए पाला जो होते खतरनाक होता है, अतः उपज क्षेत्र में 200 पाला रहित दिवस होने के चाहिए। मतलब जो 200 पाला रहित दिवस मतलब कि पाला का एक जो है मापन किया आता है, तो 200 पाला रहित दिवस होना चाहिए। सागरीय तटीय पवन इसकी उपज के लिए विशेष अनुकूल होती है, जिससे कि कपास के रेशों में स्वच्छता एवं तथा इसकी लंबाई बढ़ती रहती है। आइए देखते हैं कपास क्या होता है। अभी मैं जो जिसको हमने बताया आपको बता देंगे। कपास देखिए, कपास से जो देखिए मैडम जी को जो यहाँ पे औरत है ये कपास उत्पादित कर रही है। अब इनको समझ देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिए इनको। ये यहाँ पर जो है कपास उत्पादन कर रही है। अब कपास के देखिए ये हाथ में जो लिए हुई है, ये एक मिनट देखिएगा बहुत बड़े ध्यान से। ये जो हाथ में ली हुई है मैडम जी, ये जो हाथ में ली हुई है यही होता है कपास सफेद सफेद। एक मिनट देखिएगा, मैं इसको जो है लाल कलर से दिखाऊं या नीले कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो है ये ली हुई है हाथ में, इसी को कपास कहते हैं। इसके कपास के वृक्ष को हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। कपास के वृक्ष को अगर आपको देखना है तो कपास के वृक्ष को हम आपको दिखा दें। कपास का जो वृक्ष होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देखेंगे यही जो होता है ये कपास का वृक्ष है। पत्ते जो होते हैं इसके इस प्रकार से गोलाकार होते हैं, और कपास की ये जो डंठल होती है बीच की यही होती है। ये इस प्रकार से कपास का पौधा होता है। आप लोगों ने देखा ये कपास का पौधा है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो लगे हुए हैं यही होता है कपास। ये जो है ये महिला जो हाथ में ली हुई है इसी को हम कपास कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कपास की ऐसी हम बिनाई करते हैं जिस प्रकार से ये कर रही हैं। कपास देख रहे हैं कैसे ये जो है छांट रही कपास को, कैसे तोड़ रही। तो ऐसे कपास जो होता है ऐसे ही कपास को किया जाता है। समझ में आई बात। तो कपास ऐसे पेड़ों से जाकर के निकाली जाती है। पर्वतीय एरिया में, पहाड़ी एरिया में, फिर पठारी एरिया में कपास की खेती की जाती है। कपास से क्या बनता है, वस्त्र बनता है जो हम और आप पहनते हैं। ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। कॉटन कहते हैं इसको अंग्रेजी में कपास को। ध्यान रखेंगे। तो यही होता है कपास का। ये देखिए वृक्ष के पत्तों को आप देख सकते हैं कपास के, यहाँ पर दिखाई पड़ा ना, यही होता है आपका कपास। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं और भी कपास के बारे में भी हम बातें चलाएंगे। जो कपास का ठोड़ होता है ना, ठोड़ मतलब जहाँ से जो है ये सफ़ेद वाला चीज़ निकलता है। देखिए जहाँ से सफ़ेद वाला चीज़ निकल रहा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ठोड़ कहते हैं। तो जो हमने अभी अभी आपको बताया सारी चीज़ें ठोड़ वगैरह, ये जो कपास जो यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है इसी को हम ठोड़ कहते हैं। तो कपास के ठोड़ों को खिलते समय मौसम जो होना चाहिए वह शुष्क होना चाहिए, मतलब मौसम एकदम से साफ होना चाहिए, बारिश वगैरह का मौसम नहीं होना चाहिए, धूप निकली होनी चाहिए ठीक ठाक मात्रा में। तो इस प्रकार से कपास के लिए यह चीज़ें परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात। चलें आगे बढ़ाते हैं और भी हम आपको बता देते हैं। कपास के लिए और क्या चाहिए। कपास के लिए क्या होता है, पाला जो होता है वह हानिकारक होता है। पाला कैसे होता है, पाला क्या होता है भैया, पाला जो होता है आपका हानिकारक होता है। और हानिकारक इसीलिए होता है क्योंकि इसके उपज के लिए जो होती है एक प्रकार से जो है मौसम शुष्क होना चाहिए। शुष्क मतलब होता था कि गर्मी वाला मौसम होना चाहिए, थोड़ा साफ होना चाहिए। क्योंकि यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है, गर्मी वाला पौधा है, इसलिए पाला जो होता है इसके लिए जो है विनष्टकारी होता है। 200 पाला रहित दिवस होने चाहिए। ध्यान रखेंगे। अगर कहते हैं सागरीय तटीय मतलब पवन चक्की, सागर तटीय पवन चक्की सागर तटीय जो पवन होती हैं इसकी उपज के लिए विशेष अनुकूल होती है। मतलब जो सागर वाली जो पवनें, सागर के तट की जो हवाएं होती हैं वह जो होती हैं कपास की वृद्धि में, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे कपास के रेशों में स्वच्छता आती है और उसकी लंबाई बढ़ जाती है। देखते हैं कपास के लिए कौन कौन वर्षा कैसी होनी चाहिए। तो कपास के पौधों के लिए सामान्यतः बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होनी चाहिए। ठीक ध्यान रखेंगे। 100 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा अनिवार्य होती है। पहले 4 महीने तक वर्षा का जो वितरण समान रहना चाहिए, मतलब ठीक होना तो होता है या ठीक होगा अगर समान वितरण रहेगा, जिससे पौधा भली भांति बढ़ सके और इसका विकास होके। जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस से वर्षा कम होती है वहाँ फसल जो होती है सिंचाई उसकी आवश्यक हो जाती है करने के लिए। जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पे सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई के साधनों से उष्ण व शुष्क प्रदेशों में बहुत बढ़िया प्रकार की कपास उत्पन्न की जाती है। मध्य एशिया के मरुस्थलीय भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेशों के शुष्क भाग, मिस्र, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, पीरू में भी कपास का उत्पादन सिंचाई के सहारे ही किया जाता है। तो सिंचाई कहाँ कहाँ पर, मध्य एशिया के जो मरुस्थलीय भाग है, मतलब मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल मतलब होता है जहाँ पर जो है रेगिस्तान वगैरह है। भूमध्य सागरीय प्रदेश क्या जो भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र हैं उनमें जो शुष्क भाग हैं उनमें जो होता है सिंचाई के माध्यम से कपास की फसल उत्पादित की जाती है। मिस्र में, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पीरू में, इन सभी देशों में क्या किया जाता है सिंचाई के माध्यम से कपास का उत्पादन किया जाता है।
अधिक वर्षा से पौधा जो होता है शीघ्र ही बढ़ता है। जब अधिक वर्षा होगी तो पौधे का विकास वृद्धि तीव्र गति से होगी, परंतु उसमें कीड़े लगने की संभावना हो जाती है। ध्यान रखते हैं, जब वर्षा होती है तो उसमें कीड़े लगने की संभावना हो जाती है, पौधों पर फूल कम लगते हैं। तो इसीलिए सिंचाई से जो होता है वो अधिक मात्रा में जो है इसमें कीड़े वगैरह लगने की संभावना कम होती है। लेकिन वर्षा के पानी जब आते हैं तो इनसे क्या होता है, इनमें कीड़े वगैरह लगने की संभावना अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं मिट्टियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, कपास के उत्पादन संबंधित मिट्टियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए। कपास की उपज जो होती है विविध मिट्टियों में की जा सकती है। इसके लिए ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो नमी सोख करके पौधों को समान गति से पहुंचाती रहे। इसके लिए चीका प्रधान दोमट मिट्टी, लावा वाली मिट्टी, चूने के पत्थर मिट्टी और उसके बाद में मिली मिट्टी और काली रेगुड़ मिट्टी जो होती है विशेष उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात थोड़ी कंकड़ीली पथरीली मिट्टी जो होती है, कंकड़ीली पथरीली जो मिट्टी होती है वह इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है। क्योंकि जो लावा मिट्टी, चूने पत्थर मिट्टी, ये सब काली मिट्टी, ये सब कहीं ना कहीं पे ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं पे ज्वालामुखी आया हो, या फिर क्या हुआ हो, या फिर इसके बाद में ज्वालामुखीता क्रिया बहुत दिनों से पहले रही हो, उसके बाद में ऐसी मिट्टियों को हम काली मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। ज्वालामुखीता क्रिया से जो है क्या निकलती है, काली मिट्टी ही बनती है, क्योंकि लावा निकलते हैं। तो लावादार मिट्टी मतलब एक प्रकार से जिसमें ऐसी मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर इत्यादि मतलब कि थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे दाने हो, उसमें कपास अधिक मात्रा में होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि कपास का पौधा जो होता है भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, शीघ्र नष्ट कर देता है। कपास के पौधे के लिए खाद का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कपास जो होता है, कपास का पौधा क्या कर देता है, भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है इसको बहुत जल्दी ही खत्म कर देता है। अर्थात कपास जो होता है भूमि के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जिस प्रकार से नील की खेती होती थी और अंग्रेज लोग नील की और कपास की ही खेती करवाते थे मार मार करके भारतीयों वालों से। आगे देखते हैं श्रम की आवश्यकता कैसी होती है। इसकी कृषि के लिए अधिक और सस्ते श्रमिक चाहिए। कपास के डोंडों से जो है कपास चुनने के लिए श्रमिक आवश्यक होते हैं। ज्यों ही पौधों पर फूल निकले और बड़े बड़े हो जाएं त्यों ही उन्हें चुन लिया जाता है, आवश्यक हो जाता है, अन्यथा फूल खराब हो जाते हैं और गिरने लगते हैं और कपास की किस्म बिगड़ जाती है। पूर्वी देशों में कपास की चुनाई श्रमिकों के द्वारा की जाती है। अब चुनाई कैसे करी जाती है, हमने अभी आपको एक चित्र दिखाया था, ये चुन रही हैं। ये जो माता यहाँ पे जो आपको औरत दिख रही है, ये औरत क्या कर रही है, कपास को चुन रही, देख रहे कैसे चुन रही है कपास को। अब इसके चुनने के लिए अभी इतना ज़्यादा पेड़ पौधे, इतना ज़्यादा बगीचा लगा है। अब इसमें जो है इसमें अकेले ये कितना फूल निकालेंगे, देखते हैं तमाम जगह पर कितने इसको लगे हुए हैं। इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, इसी मात्रा में अधिक अधिक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्षेत्र में अगर कपास बोया गया है तो उसमें कैसे कपास निकालने में मेहनत लगती है। तो इसलिए इसके लिए श्रम बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाथों से कपास बड़ी ही सावधानी से निकाला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे निकाल रही है मैडम जी, या देखिए कितना जो है, अब इनको हाथों से पकड़ के पूरे पंजों से नहीं पकड़ रही, केवल जो है अपनी तर्जनी और उसके बाद में अंगूठे का प्रयोग करके वह कपास के पुष्प को कपास के टोंडों से निकाल रही है, उसको जो सफ़ेद सफ़ेद लगा हुआ है, समझ में आ गया। तो वही सफ़ेद सफ़ेद जो होता है उसी से हम रेशा बनाते हैं और वही रेशा, यही रेशा कहलाता है और इसी रेशे से हम जो है ऊनी वस्त्र बनाते हैं। समझ में आई बात। तो इसके लिए श्रम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है लगभग पूर्वी देशों में कपास की चुनाई श्रमिकों के द्वारा की जाती है। हालांकि अब कहीं किसी बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रांत हो गए, क्षेत्र हो गए हैं, उनमें कपास की चुनाई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। आगे बढ़ते कपास के प्रकार को देख लेते हैं। कपास व्यापारिक दृष्टि से कपास कई प्रकार की होती है। इसकी विभिन्न किस्में एक दूसरे से रेशे की लंबाई, शक्ति, रंग, बनावट इत्यादि के आधार पर अलग अलग होती रहती है। चाहे रेशे के आधार पर देखें, चाहे लंबाई के आधार पर, चाहे शक्ति, चाहे रंग या फिर बनावट के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। कपास को उनकी किस्मों के अनुसार 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला छोटे रेशे वाली कपास, दूसरा मध्यम रेशे वाली कपास, तीसरा लंबे रेशे वाली कपास, चौथा आपका पीरू की कपास। छोटे रेशे वाली कपास वह कपास होती है जो भारत में पैदा की जाती है, यानी अर्थात भारतीय कपास जो होती है वह छोटे रेशे वाली कपास ही होती है, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी, हमने बताया था आपको, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं पर इसमें कीड़े लगने लगते हैं और कपास के जो रेशों की लंबाई होती है वह क्षीण होने लगती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, भारत में जो कपास होती है वहाँ पर अधिकतर यह वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, तो वर्षा पर निर्भर रहती है। इसीलिए क्या होता है, जो रेशे होते हैं वह छोटे होते हैं, इनमें ध्यान रखेंगे। भारत, चीन, ब्राजील इत्यादि की जो कपास होती है छोटे रेशे वाली कपास ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा हम समझते हैं। दूसरा मुद्दा आपका यह है कि मध्यम रेशे वाली कपास।
मध्यम रेशे वाली कपास जो होती है वह मिस्र में अधिक मात्रा में आप देखने को मिलेंगे, अफ्रीका के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। इसमें इसकी लंबाई इस रेशे की कितनी होती है, 2.5 से लेकर के 2.3/4 तक फैली होती है। मिस्र, पेरू, ब्राजील, पूर्वी अफ्रीका के देशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों में ऐसे ही कपास पैदा किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लंबे रेशे वाले कपास। लंबे रेशे वाले कपास कौन होते हैं, तो लंबे रेशे वाले कपास जो होते हैं इसमें जो है रेशे की लंबाई लगभग 6.5 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, इससे अधिक भी होती है कहीं कहीं पर। इसे जो है क्या कहा जाता है, सागर द्वीपीय कपास कहा जाता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा सागर द्वीपीय कपास किसे कहा जाता है, लंबे रेशे वाली कपास को हम सागर द्वीपीय कपास कहते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, 6.5 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछेगा कपास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, छोटे रेशे वाले कपास, मध्यम रेशे वाले कपास, लंबे रेशे वाले कपास और पीरू की कपास। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि जो है कपास को के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए, तो भौगोलिक अवस्थाएं, तापमान, वर्षा, मिट्टियां, श्रम इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें हमने आपको बता ही दी। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी लंबाई लंबे रेशे वाली कपास कितनी होती है, 6.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसे सागर द्वीपीय कपास भी कहा जाता है। सर्वप्रथम यह कपास फ्लोरिडा के किनारे वाले द्वीप पर पैदा हुई है की गई थी। अब इसे उत्तरी अमेरिका जो है वह अपना रहा है और वहीं पर इस प्रकार के कपास की जो है उत्पादन वृद्धि हो रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा कपास के क्षेत्र में देखेंगे तो भारत नंबर 1 पर है, लेकिन नंबर 1 पर होने के बावजूद भी कपास की मात्रा में उतना जो है ये निर्यात भारत उतना अधिक मात्रा में नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में, ना तो कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में भारत में की जाती है, और साथ ही साथ जो है इसके निर्यात वगैरह में भी जो है कहीं ना कहीं पे भारत का योगदान है। लेकिन फिर भी अभी भी जो है कपास जो होता है हम कच्चे माल के रूप में बेचते हैं। ठीक, हमारे पास उतने उन्नत किस्म के साधन नहीं जो हमको उत्पादित कर सके। बात करते हैं कि जो है वितरण कैसे पाया जा रहा है। वितरण यही होता है, ध्यान रखेंगे, वितरण मतलब कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है कपास, उसी को हम वितरण कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं। देश यहाँ पर होंगे, उत्पादन टन में होगा, ये जितना होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन 1 किलो में होगा, एक व्यक्ति इतने में कितना उत्पादन करता है। बात करते हैं हम भारत की। भारत आपका नंबर 1 पर है। पिछले डाटा में देखेंगे आप जो है 1994 के डाटा में, तो ब्राजील नंबर 1 पर होगा, भारत दूसरे नंबर पर होगा, चाइना तीसरे पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे पर है, उसके बाद में रूसी जो कॉमनवेल्थ है वो आपके जो है 5वें नंबर पर है। इसी प्रकार से और भी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो भारत जो है नंबर 1 पर आ चुका है। लगभग यहाँ पर जो है 6 लाख जो है 6,18,08,000 जो है टन के आसपास कपास भारत में उत्पादित होता है। 4.63 प्रति व्यक्ति के ऊपर जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन है। मतलब एक व्यक्ति का लगभग उत्पादन कितना है, 4.63 के आसपास जो है भारत उत्पादित करता है। इसी प्रकार से चीनी गणराज्य में देखेंगे, मतलब चीन में, चीनी जनवादी गणराज्य मतलब चीन होता है, तो चीन में जो है लगभग 6,17,008 मतलब 6,17,08,318 टन के आसपास जो है आपके कपास का उत्पादन होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो 4.433 इसमें होता है क्या, उत्पादन होता है प्रति व्यक्ति। मतलब एक व्यक्ति जो होता है वह 4.43 मतलब 4.5 किलो लगभग एक व्यक्ति जो है उत्पादित करता है प्रति व्यक्ति। देखिए भारत में 4.6 जो है किलो एक व्यक्ति उत्पादित करता है। अगला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, इसी प्रकार से इसका डाटा ये है, इसका डाटा ये है। अब चूंकि भारत में और चीन में, चीन नंबर 1 पर जनसंख्या में है और भारत नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर चाइना है और नंबर 2 पर भारत है। अमेरिका वगैरह की जो जनसंख्या होती है बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है 10 या 11 के आसपास देखा जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है, 3,59,03,000 जो है यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं कपास टन में। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे चौथे पर पाकिस्तान, 5वें पे ब्राजील। अब ब्राजील 5वें पे आ गया है, जो कि 1,41,02,227 टन के आसपास एक वर्ष में जो है उत्पादित करता है क्या, कपास, जिसमें आपका जो है 6.74 प्रति व्यक्ति 1 किलो मतलब इतने किलो, 6 किलो के आसपास से 7 किलो के आसपास एक व्यक्ति उत्पादित करता है। उसके बाद में आपका उज्बेकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में ध्यान रखेंगे तुर्की आता है, तुर्की के बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद में यूनान, फिर मैक्सिको। इस प्रकार से वितरण है। हालांकि हम पीरू की कपास को देख लेते हैं। हमने चौथा मुद्दा आपको नहीं बताया था, पीरू की कपास। पीरू कपास को समझ लेते हैं। पीरू की कपास क्या होती है, या पीरू के जंगलों में वृक्षों से प्राप्त की जाती है। इसका रेशा जो होता है ऊन के समान मजबूत होता है, खुरदुरा होता है और लगभग 4 सेंटीमीटर का लंबा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत जो होता है वह पीरू का। तो पूछेगा कि कपास का वह कौन सा प्रकार होता है जो कि सबसे मजबूत होता है, ऊन के समान होता है या खुरदुरा होता है, तो कौन होता है, पीरू का कपास जो होता है, जो कि पीरू के जो जंगली वृक्ष होते हैं वहां पर पाया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ किसी विशेष देश में उत्पादित नहीं किया था, पीरू के जंगलों में जो वृक्ष होते हैं वहां पर ऐसे कपास देखने को आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये 1994 का डाटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत सबसे नंबर पे ब्राज़ील था, उसके अंदर भारत था, ये सब सारी चीज़ें। तो इसको आपको नहीं बताना है, हालाँकि ऐसे चार्ट में आपको बता करके, जैसे हमने चार्ट यहाँ पे समझाया है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत चौथे पे है, चीन चौथे पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पे ये डाटा हो सकता है आपको ना याद रहे, तो डाटा याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है आपको। आराम से बस केवल ये सीरियल याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। दूसरे तो मतलब 4-5 सीरियल याद रखेंगे कि जो है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील। ऐसे याद रखेंगे आपकी भांची सनपाब्रा, सनपाब्रा ऐसे याद रखेंगे कि सन कुछ ऐसे याद, इस प्रकार से आप बना लेंगे ट्रिक वगैरह, उसके हिसाब से आप इसको याद कर लेंगे। कपास उत्पादक के क्षेत्र में देख लेते हैं हम कौन कौन से कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। कपास उत्पादक क्षेत्रों में आपका जो है विश्व के अधिकतर कपास जो होते हैं आपके 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, अरब गणराज्य, चीन, सोवियत संघ, इराक। सोवियत संघ वह राज्य था, अब सोवियत संघ नहीं है, अब रूस हो गया है, ध्यान रखेंगे, अब रूस हो गया है। 1991 के आसपास, 1991 में जो हुआ था, रूस का विभाजन हुआ। रूस पहले सोवियत संघ हुआ करता था, इसमें 15 देश जो है वो शामिल थे, लेकिन अब रूस जो है अकेला है, और रूस जो है अब एक प्रकार से क्या कहते हैं, अब जो है अब रूस उसका नाम हो गया है। पहले रूस जो होता था वो सोवियत संघ का भाग होता था। सोवियत संघ का सबसे बड़ा जो है देश था वह रूस ही था। यानी कि इसमें जो है बेलारूस, यूक्रेन और उसके अंदर तमाम सारे देश ऐसे शामिल थे, ठीक ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, तमाम सारे देश शामिल थे। आगे देखते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देख लेते हैं कैसा होता है। इस देश का कपास, मतलब इस देश का कपास उत्पादक देशों में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसे आप लिख देंगे। विश्व के समस्त कपास का 20% इस देश में उत्पन्न किया जाता है। कपास मुख्यतः कपास मेखला में उत्पन्न की जाती है। कपास में मेखला मतलब होता है एक प्रकार से पेटी। जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र होता है, उसी मतलब क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होता है, उसी को हम उसको वहाँ का मेखला कहते हैं, कपास मेखला। मतलब जहाँ पे कोनो चीज़ की मात्रा में बहुत ज़्यादा अधिकता हो, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादित होता हो, उसी को हम मेखला कहते हैं। तो जो है विश्व की समस्त कपास का 20% इस देश में उत्पन्न किया जाता है। अब यह डाटा जो है पहले का ही है, लेकिन अभी इस डाटा में 20% जो उत्पादित किया जाता है, आप ऐसे बताएंगे 20% या इसी के आसपास जो है उत्पादित किया जाता है, उसमें कोई जो है आपको दिक्कत की बात नहीं है। 20%, 18%, 21% ऐसे आप लिख देंगे, लगभग लगा दीजिएगा आगे, ठीक, ध्यान रखेंगे, आगे लगभग लगा करके लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग 20% जो है इस देश में उत्पन्न किया जाता है। कपास मुख्यतः कपास मेखला में उत्पन्न की जाती है। 37 डिग्री जो है अंश उत्तरी अक्षांश, मतलब इससे खाड़ी तटीय क्षेत्र तक पैदा की जाती है। यहाँ अमेरिका में है खाड़ी वगैरह, तो उसी मतलब जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है उसी के आसपास जो है। तथा जो है 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री अक्षांश अंश पश्चिमी देशांतर के मध्य अंध महासागर की, जो अंध महासागर है उसी के तटीय इलाकों में जो है ये मेखला फैली हुई, जो जहाँ पे कपास उत्पादन होता है। यह मेखला लगभग 2200 किलोमीटर लंबी और 500 से 800 किलोमीटर चौड़ी है। कपास मेखला से बाहर कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी जो है कपास के लिए प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। तो कैलिफोर्निया, इंपीरियल घाटी, यहाँ सब कपास की मात्रा में अधिकता है, अगर मैं जो है अमेरिका की बात करूँ तो। आगे देखते हैं भारत की। भारत की स्थिति देख लेते हैं भैया। भारत वैसे नंबर 1 पर है, ध्यान रखेंगे अभी इस समय। भारत भारत विश्व की कपास का 10% उत्पन्न करता है। भारत में कपास काली मिट्टी वाले क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। दक्षिणी सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब जो है गुजरात वगैरह का जो दक्षिण वाला प्रांत होता है उसी को हम सौराष्ट्र कहते हैं। सौराष्ट्र में आपका जो है मुंबई का मतलब महाराष्ट्र का भी इलाका आता है, और गुजरात का भी इलाका आता है, तो उसी को हम सौराष्ट्र कहते हैं। बरार, खानदेश, भड़ोच, सूरत के क्षेत्र में कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा भी होती है। तापक्रम भी यहाँ का 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसलिए जो कपास के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं वह किस में पड़ती हैं, वो भारत के पूर्वी साइड में पड़ती है, पूर्व सॉरी पश्चिमी जो है प्रांतों में, जिसमें आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इसके बगल के इलाके जो होते हैं वहीं पर जो है ये उत्पादित की जाती है, जिसमें आपका जो है सूरत वगैरह के इलाके भी आते हैं। आगे देखते हैं अगला, इसीलिए देखते हैं सूरत में पाया था कपास, और तुरंत वहीं पर अहमदाबाद में देखते हैं कपड़े का कितनी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होती है। दिल्ली से वहाँ माल आता है, मतलब दिल्ली, वहाँ से माल दिल्ली को जाता है। और इसी प्रकार से कानपुर भी एक प्रकार से क्या है, मैनचेस्टर। यहाँ देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर है। भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद है। आगे देखते हैं, तो देश में कपास मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक स्थान है, वहाँ पर जो है सूती वस्त्र बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसको हम मैनचेस्टर कहते हैं।
आगे देखते हैं, देश में कपास जो होती है छोटे रेशे की होती है, जिसका जो है रेशा 2.5 सेंटीमीटर से कम होता है। आगे देखते हैं, उत्तरी भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सहायता से एवं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य के रूप में हमारे सामने आएंगे। अब मध्यम या लंबे रेशे की कपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पैदा की जाने लगी है। जो लंबे रेशे वाली कपास थी, जो कि सिंचाई के माध्यम से हम लोग उसको करके लाते हैं। आगे देखते हैं, मिस्र। मिस्र में कपास का उत्पादन रेतीली भूमि में होता है, जहां उसे सकरा कहते हैं। तो पूछेगा कि मिस्र में कपास का उत्पादन रेतीली भूमि में होते हैं, जहां उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सकरा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सकरा कहते हैं। मिस्र में जो है वो रेतीली भूमि में कपास का उत्पादन होता है। कुछ कपास काली भूमि में भी पैदा की जाती हैं या सर्वोत्तम होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कपास में भूरी कपास जो होती है, उसमें जो मिताफी तथा साकेल जो होती है मुख्य होती है। अब साकेल और जो है मिताफी या भूरी कलर की कपास होती है। नील नदी के मुहाने के आसपास की भूमि का पूरा हिस्सा जो होता है, नील नदी के जो मुहाने का जो भूमि का पूरा हिस्सा होता है, वह लगभग जो होता है इसी से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। पूरा भाग पश्चिम से पूरब तक जो है साकेल प्रकार की कपास ही वहां पर पाई जाती है। मिस्री कपास में उसकी शीघ्र उत्पत्ति और शीघ्र पकने का गुण भी पाया जाता है। आगे थोड़ा हम एक और जो है आपको दिखा देते हैं, कपास जब बन जाता है तो फैक्ट्रियों में जाता है तो किस प्रकार से बनता है। मान लेते हैं एक फैक्ट्री है। देखिए कपास में देखते हैं कितने लोग श्रम शक्ति में लगे होते हैं और कितना आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऊपर देखते हैं हमेशा से ये जो है कीड़ा वगैरह के लिए, यहाँ पर जो एक जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं जो है ब्लैक नीला कलर का ले लूँ जो है अपना। देखिए यहाँ पर जो ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ लाल लाल वाला, ये कीड़ा वगैरह की कीड़ा इसमें ना आए, मच्छर वगैरह घुस जाए तो उनको मारने के लिए यह लगा हुआ होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट जो होती है इसको भी लगा देते हैं, ताकि जो है इसका जो है रेशे में हम पता कर सकें, क्योंकि बहुत ही मतलब अंदरूनी काम होता है, बहुत ही डीपली कार्य होता है। तो इसलिए लाइट वगैरह की व्यवस्था हमें पूर्ण रूप से करी जाती है। साथ ही साथ ऐसे हाल के रूप में बड़ा सा बना दिया जाता है, जिसमें कपास जो है इसकी छटाई वगैरह की जाती है। अब देखते हैं इसमें कितने लोग, बहुत सारे लोगों का जो है होता है। अब यहाँ से ये जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पे गांजा हुआ है, इसको जो है वो वृक्षों से टूल तोड़ करके लाते हैं, वहाँ हमने बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोग तोड़ करके लाते हैं। तोड़ने के बाद में क्या होता है, ये ला करके यहाँ पे ढेर में गजा हुआ होता है। अब इसी को उठा उठा करके ये बीच बीच में जो है ये जो चुनाई करते हैं लोग, और चुनाई करने के बाद में इसको देते हैं। तो ये बाल्टी में लग करके इसको जो है अपने हिसाब से सेट करते हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत है। इसके बाद में ये इसके जा करके फिर मशीनों में आता है, और मशीनों में जाने के बाद में क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ध्यान रखें कितनी बात तो ये होता है कपास, इसमें रेशे को छांटने बीनते सारे मजदूर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से कपास जो होता है ऐसे प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखें, कपास को पता चल गया आप कैसे होता है। कपास सफ़ेद कलर का होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए कपास जो है पड़ा हुआ है नीचे, और एक प्रकार से बिल्कुल साफ सुथरी स्थान पर ये होना चाहिए, नहीं तो कपड़े जो बनेंगे वो गंदे बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कपास कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसको भी थोड़ा हम जो है एक नक्शे के माध्यम से समझना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। देखिए कपास का जो वितरण है, ये देखिए संयुक्त राज्य, हमने बताया था आपको कि उत्तरी डिग्री में 40 डिग्री चांसों के आसपास, दक्षिणी में आप जाएंगे तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये रेखा होती है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, जो ये रेखा बीच में जा रही है, ये रेखा जो जा रही है मेरे प्यारे दोस्त, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं, इसको विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री से कर्क रेखा जाती है, 23.5 डिग्री अक्षांश है ये। उसके बाद में इसके 23.5 डिग्री अक्षांशों से आपकी जो है मकर रेखा जाती है। नीचे हमने बताया था कि 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, 30 डिग्री नीचे के 30 डिग्री में आपका ये आ जाएगा, 30 डिग्री यहीं से गुजरेगा। तो देखते हैं अफ्रीका के दक्षिणी भाग, दक्षिण साउथ अफ्रीका वगैरह है यहाँ पर, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, और उसके बाद में ये सब इसी में आ जाते हैं। अब इसके ऊपर हमने 40 डिग्री बताया था, तो इसके 40 डिग्री लगभग यहाँ से गुजरेगा। जितने भी कपास के क्षेत्र हैं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा अभी अभी जस्ट, आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि कपास जो होता है लगभग इसी इलाके में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी देश आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे देश कपास की दृष्टि से कैसे हैं, कपास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्षेत्रों में अर्थात तो उत्तरी डिग्री में, मतलब उत्तरी अक्षांश में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में कपास की जो भौगोलिक स्थिति है वह पाई जाती है, और इन्हीं इलाकों में कपास जो होता है वह उत्पादन किया जाता है। तो ये कपास का क्षेत्र है, जिसमें हमने ये है हरे कलर का जो है कर दिया है, कपास का एरिया, यहीं पर कपास होता है। अब इनमें इस एरिया में देख लेते हैं कि कपास के लिए यहाँ पे कौन कौन से देश जो है आते हैं, इनमें हमने समझ लेते थोड़ा सा। देखिए अब यही एरिया में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि जो अमेरिका है, यहाँ के कपास सब आ गए।
साथ ही साथ आपके सारे के सारे कपास और भी आ चुक सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे काला काला जो बना इसी पे कपास होता है बहुत अधिक मात्रा में। ये इसी पर कैलिफोर्निया होती है, कैलिफोर्निया की घाटी है, यहीं पर जो है कैलिफोर्निया नामक राज्य पड़ता है और यहीं पर कपास की मात्रा में अधिक होता है। ये मेखला एक प्रकार से, देखिए जो मेखला की मैं बात कर रहा था अमेरिका की, वह मेखला लगभग जो है यहीं से शुरू होती है और ये वाली मेखला जो है यही मेखला होती है। और यहाँ पर ब्राजील, अर्जेंटीना जो है, चिली, पेरू, इन सब में भी पाया था। चिली में कम पाया था, पेरू में अधिक मात्रा में पाया था, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में। ब्राज़ील देश जो होता है यह भी, ये ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है, पेरू इधर है, चिली का तट ये वाला होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नाइजीरिया, ये सब दक्षिणी अफ्रीका है, नाइजीरिया में होता है, मिस्र में होता है, आपका जो है युगांडा में, मोजाम्बिक में, ये अफ्रीका के दक्षिणी प्रांतों में भी होता है। भारत का क्षेत्र देखेंगे तो भारत में यहाँ पर होता है। चाइना में देखेंगे तो चाइना का क्षेत्र ये है आपका। उसके बाद में कुछ यूरोप के इलाकों में भी जो है कपास की मात्रा को हम देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी कपास उत्पादन में, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पे आपको आगे दिखेगा, तो पाकिस्तान में भी कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले आगे बढ़ते हैं। और जो भारत से कपास जो होता है वह जो है निर्यात कहाँ पर क्या आता है, तो निर्यात क्या आता है यहाँ पर देखिए, भारत से जो कपास होता है, या देखिए यहाँ पर जो तीर बनी हुई है, ये यहाँ पर तीर बनी हुई है काली काली, या तीर जो है सुएज नहर के रास्ते से ऐसे ऐसे यूरोप की कंट्रियों तक जाती है, उसके बाद में यहाँ तक भी आती है। हालांकि इधर नहीं जा पाती क्योंकि अमेरिका में कपास होता है और अमेरिका का कपास और कैलिफोर्निया और यहाँ पे ब्राजील से कपास की मात्रा जो होती है ये यूरोप के देशों को भेज दी जाती है। तो यूरोप में कुल मिलाकर के व्यापार कौन करता है, कुल मिलाकर के जो है अमेरिका वगैरह करते हैं यहाँ पर व्यापार। तो इधर से व्यापार इधर को हो जाता है, जबकि जो भारत व्यापार करता है, भारत बेचता किसको है भैया, कपास सबसे नंबर 1 पर है। तो भारत अफ्रीका के कुछ भागों को बेचता हुआ और खाड़ी के कुछ प्रांतों में जो खाड़ी देश है उनको बेचता हुआ, जो यहाँ पर देश पाए जाते हैं उनको, और इसी सुएज नहर के माध्यम से, सुएज नहर होते हुए भारत जो होता है आगे बढ़ता है। जब सुएज नहर के माध्यम से भारत आगे बढ़ता है तो इसकी जो है यूरोपीय कंट्रियों में कुछ स्थानों पर यह दे देता है और साथ ही साथ जो है ये खाड़ी देशों में भी कपास को बेचता रहता है। आइए देखते हैं आगे। तो ये आपको नक्शा थोड़ा समझ में आ गया, आपको नक्शा समझ में आया, भारत ये होता है आपका, भारत यह है, भारत समझिए, भारत का नक्शा कहाँ है, भारत ये है। आप महाद्वीप वगैरह तो समझते हैं ना आप लोग। देखिए नक्शे में आप देखिएगा, नक्शे में आपका जो मैं बता दूं फिर से एक बार, नक्शे में जो ये है आपका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, यहीं पर आपका ये यूरोप महाद्वीप है, इधर वाला पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नीचे वाला भाग ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी के नीचे आपका अंटार्कटिका पड़ेगा। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा है, यह भाग आपका ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के कब्जे में है। डेनमार्क का जो नक्शा ये यहाँ पर है, डेनमार्क, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये थे विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देश। आगे बढ़ते हैं, हम चीन के बारे में समझ लेते हैं कि चीन में कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए भैया, चीन विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाले देशों में चीन का जो लगभग जो है, अब तो तीसरा, मतलब पहले हमने आपको डाटा दिखा दिया, तीसरा स्थान नहीं है, हालांकि हमने आपको डाटा दिखाया था, उस डाटा के हिसाब से देखिएगा चीन का जो स्थान है अब दूसरा स्थान हो गया। भारत का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है पाकिस्तान का, चौथा स्थान है पाकिस्तान का आपका जो है, चौथा स्थान है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो अब इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, ओके, ध्यान रखेंगे। तो चीन का विश्व में चौथा स्थान है, दूसरा स्थान हो गया है। अब ये नया डाटा है, पुराना डाटा लिखा गया तीसरा, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे कि दूसरा स्थान है चीन का, ठीक। विश्व के लगभग 13% कपास जो होता है चीन में पैदा की जाती है, यहाँ पर 14-15 कर लीजिएगा आप, ठीक। कपास यांग सीटी क्यांग की मध्य घाटी तथा उत्तर में लोयास के पठार, लोयस के पठार में उत्पन्न की जाती है। लोयस के पठार और यांग सीटी क्यांग ये नदी है, इसकी घाटियों में जो है उत्पादन किया जाता है। घाटी क्या होती है, घाटी जो होती है नदियों के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। नदियाँ कैसे कैसे मान लेते हैं, ये पर्वत है, पर्वतों के बीच में जो ये वो रास्ता है इसी को हम घाटी कहते हैं। तो इसी घाटियों में बनाती है। अब घाटी जो होती है यहाँ पे पर्वतों पे ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलने के बाद में ये बहना प्रारंभ होते हैं। नदियाँ इसी जो है पहाड़ों से तीव्र गति से नीचे गिरती हैं तो एक ढाल बन जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है, इसी को हम घाटी कहते हैं। नदियों के बहने के रास्ते को हम कहीं कहीं ना पे घाटी कहते हैं, जो पर्वतों के बीच से होकर के जाता है। तो पर्वतों के बीच से रास्ता ही जाता है तो उसको हम दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। लेकिन जब कोई गहरा चीज हो जाए तो उसी को हम खाई, खाई या फिर घाटी कहते हैं। ध्यान रखें, तो घाटी मतलब एक प्रकार से खाई, समझ में आई बात। तो चीन जो होता है, चीन में लगभग जो है ये दूसरा स्थान रखता है भारत, मतलब पूरे विश्व में कपास उत्पादन में, ध्यान रखेंगे। और लगभग ये 14 से 15% कपास जो होता है विश्व का, यहीं पर उत्पादित किया जाता है। अगला देखते हैं ब्राजील।
यहाँ पर देखेंगे पूरा डाटा आपको कलेक्शन एकदम से डाटा एग्जैक्ट नहीं देना है। डाटा में आपको अगर आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। डाटा आपको जरूर देना है कि हाँ मतलब लगभग याद रखिए कि हाँ 13-14% ऐसे आप डाटा लिख देंगे तो हाँ जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा, ठीक ठाक मात्रा में नंबर आपको दे देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं ब्राज़ील। विश्व की कुल कपास का 6% ब्राज़ील में उत्पादन किया जाता है। देश के अधिकांश कपास जो होता है ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं से उत्पादित किया जाता है। दक्षिणी जो है मिसान सेराज दक्षिणी व जो है साओ पोलो राज्यों में पैदा की जाती है। यही जो है ब्राज़ील के राज्य है साओ पोलो और मिसान से मतलब जेरास, तो इनमें पाई जाती है कपास की मात्रा में, मतलब कपास जो होता है यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको जो है मिलेगा। साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी राज्यों में ब्राज़ील के, ठीक ध्यान रखेंगे, यहाँ पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। CIS देश में देख लेते हैं। संसार की कुल कपास का लगभग 28% यहाँ से प्राप्त होता है। प्रधान कपास उत्पादक क्षेत्र में मध्य एशिया में है जहाँ देश के 80% कपास का उत्पादन क्षेत्र होता है। उज्बेकिस्तान, ट्रांस काकेसिया, यूक्रेन, ट्रांस केकेसिया मतलब होता है काकेसिया से मतलब काकेसियाई पर्वत है, उसके उस पार वाले जो 6 देश होते हैं उन्हीं को ट्रांस को काकेसियाई कहा जाता है। यूक्रेन देश है, किर्गिजिया, जॉर्जिया, अजरबैजान एवं कजाक गणराज्यों में मुख्यतः कपास पैदा की जाती है। यहाँ का यहाँ का जो है ये सेंट्रल एशिया के आसपास के देश हैं, ठीक ध्यान रखेंगे। तो यहाँ के कपास जो होते हैं अजरबैजान यहाँ के वहाँ का वार्षिक उत्पादन 83 लाख गांठें हैं, मतलब गांठ कपास को जो बंडल होते हैं उन्हीं को हम गांठ कहते हैं। कपास जब पैदा की जाती है तो उनको गांठ में मतलब बंडलों में पैदा की जाती है। विश्व उत्पादन में CIS जो है देशों का प्रथम स्थान है, मतलब तमाम सारे देश हैं CIS में मध्य एशिया में है पाए जाते हैं, जिसमें आपके ये जो है यूक्रेन, ट्रांस, उज्बेकिस्तान जो है तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ट्रांस काकेसियाई, इन सभी, अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान जो है अभी युद्ध छिड़ा हुआ था, आर्मेनिया, तो इन सब में पाया जाता है। लेकिन इन सब में जो पाया जाता है इन सब बहुत सारे देशों को मिलाएंगे तो CIS देश बनेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम मैक्सिको जो है, मैक्सिको में कैसा कपास का उत्पादन होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मैक्सिको कपास उत्पादन मतलब उत्पादक देशों में मैक्सिको का 8वां स्थान है। यहाँ कोलोराडो नदी के डेल्टा क्षेत्र तथा रियो ग्रांडे नदी की घाटियों में कपास का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान में पंजाब सिंध कपास के लिए बहुत उत्पादन, पंजाब पाकिस्तान में एक मतलब हिंदुस्तान में एक पंजाब है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो पंजाब में और जहाँ पे सिंध नदी का प्रांत है यानी सिंध वाला प्रांत है उसमें कपास जो होता है अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है क्योंकि जो पाकिस्तान है दुनिया में सबसे ज़्यादा नहर का जाल सबसे ज़्यादा किसके पास है, पाकिस्तान के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पाकिस्तान में उत्तम किस्म की कपास का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अन्य उत्पादकों में आप देख सकते हैं, अन्य उत्पादकों में आप कैसे किसको देख सकते हैं भैया, अन्य उत्पादकों में आप टर्की हो गया, सीरिया हो गया आपका, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक है, ईरान है, कोरिया है, कोरिया में भी कपास होता है। इन सभी क्षेत्रों में कपास की मात्रा पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। अफ्रीका में सूडान हो गया, तंजानिया हो गया, केनिया हो गया, नाइजीरिया है, युगांडा, ये सब अफ्रीका के देश है, यहाँ पर भी कपास की मात्रा थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कपास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक जो है मुख्य वस्तु है। ऐसे आप लिखेंगे कपास के मुख्य जो है खरीदने वाले देश यानी आयातक देश में आप शामिल होता है। आयातक देशों में कौन से, जो यूरोप की कंट्रीज होती हैं जिसमें आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन होगा, ग्रेट ब्रिटेन में आपका उत्तरी आयरलैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड के साथ ही साथ स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 देश होते हैं यहाँ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल होते हैं। तो ये 4 के 4 देश, जापान हो गया आपका, जर्मनी हो गया, फ्रांस, इटली जो है उसके अंदर चील हो गया, बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, मतलब जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं। पोलैंड हो गया, कनाडा हो गया, चेक हो गया, इसको मतलब जो क्या हो गया आपका स्लोवाकिया हो गया, इन सभी देशों में क्या होता है जो है कपास को खरीदा जाता है। तो यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में भारत भी बेचता है और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात करता है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें जो है यूको इन सभी देशों में कौन कौन पहुँचाता है, मतलब कि जो सबसे अभी आपने समझा कि प्रमुख आयातक देश, आयातक मतलब होता है खरीदने वाला, तो खरीदने वाले में हमने आपको बता दिया पोलैंड, कनाडा, चेक जो है स्लोवाकिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चील, बेल्जियम, हॉलैंड, ये सब होते हैं। लेकिन जो बेचने वाले देश हैं अर्थात प्रमुख निर्यातक देशों में आपका ब्राज़ील हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, केन्या हो गया, मैक्सिको है, सूडान है, पीरू पाकिस्तान है, युगांडा है, भारत है, मिस्र है, ये सारे के सारे देश क्या है कपास को बेचने वाले हैं। जो कि कहाँ पर बेचते हैं, तो इन जो यूरोप की कंट्रीज़ है यहीं पर अधिक मात्रा में कपास को बेचते हैं, ध्यान रखेंगे। जो है ऑस्ट्रेलिया में ऊन पाया जाता है, कपास नहीं पाया जाता है, बात ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऊन पाया जाता है, वहाँ पे भेड़ पालन बहुत मात्रा में होता है। वहाँ के भेड़ पालन जो भेड़ पालक होते हैं उनको हम जैकारू कहते हैं।
इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगली वीडियो जब भी आएगी आपकी, तो अगली वीडियो आपकी आएगी क्या, अगली वीडियो आएगी विश्व में रबर उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ और जो है उनका वितरण, उत्पादन एवं विश्व व्यापार, ध्यान रखेंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि रबर उत्पादन के लिए कैसा तापक्रम होना चाहिए, कैसी वर्षा, कैसी धरातलीय मिट्टी और सस्ता श्रम किस प्रकार से क्यों होना चाहिए, ताकि जो है दूध उत्पादन, उसका जो दूध इकट्ठा करने को हम जैसे रबर उत्पादन में हम दूध इकट्ठा करते हैं उसका, इसलिए सस्ता श्रम होना आवश्यक होता है। बागान लगाने के लिए, पोषण करवाने के लिए, उसका दूध इकट्ठा करने के लिए, तमाम प्रकार के लिए हमको सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। तो रबर के उत्पादन में हम समझ लेंगे सभी बातों को। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कपास आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, तो कपास सही होता है। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सुस्त मतलब चुस्त रहिए, एकदम से दुरुस्त रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।